अब देखिएगा, हम यहाँ पर नोट करेंगे कि द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन दिस केस द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन एज, इन दिस केस द बल्क modulus, in this case the bulk modulus of elasticity is given as, बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये लेस देन का साइन बनाकर और उधर एक लाइन ड्रॉ कर ली हो, मतलब ये आपका के बोल देते हैं इसको के ही, लेकिन लिखा इस तरह से जाता है, इज गिवन एज, जो नॉर्मल हमारा जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है हमारा यंग्स मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो हो जाएगा हमारा बल्क मॉडुलस, और शियर मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, एक मिनट वेट करें। देखिएगा, तो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब आप ये देखिएगा कि ओरिजिनली जो था, ओरिजिनली इसके वॉल्यूम को मैंने वी मान लिया, घटने के बाद जो वॉल्यूम है वो हो गया v माइनस डेल्टा वी, तो कितना कम हुआ, डेल्टा वी तो कम हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप माइनस साइन और लगा देना, माइनस साइन और लगा देना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि हम जब कंप्रेस करते हैं किसी चीज को तो उसका वॉल्यूम श्रिंक होता है, तो जब कोई भी वॉल्यूम कम होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये बढ़ रहा होता तो फिर तो कुछ लगाना ही नहीं था, यानी कि पॉजिटिव साइन था। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये हो गया k इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ए इंटू, इसको v अपॉन डेल्टा वी ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, और एफ अपॉन ए कितना है, ये क्या होता है, ये प्रेशर ही तो होता है, तो माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, तो ये हमारा हो गया बल्क मॉडुलस, माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, और यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसी में एक सब टॉपिक लिखें, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में नोट करें, द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल, the reciprocal of the reciprocal of the bulk modulus, the reciprocal of the bulk modulus of a material is called its compressibility, is called its compressibility, is called its compressibility, और compressibility is equal to होता है 1/k,
इसकी ऐसा यूनिट, अच्छा इसका कोई ऐसा सिंबल नहीं होता, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगा? जब बल्क मॉडुलस की ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेसिप्रोकल मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आप इसके, मैं आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है थोड़ा बहुत फ्लूइड का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। बस ये याद रखिएगा कि शायद पता भी होगा कि अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो प्रेशर अगर मैं सॉलिड्स के केस में कैलकुलेट करता हूँ तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और अगर मैं लिक्विड्स के केस में कैलकुलेट करूंगा तो वो हो जाता है एच रो जी। एच यहाँ पर क्या होता है? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, रो होता है डेंसिटी, और जी होता है स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला। ठीक, नोट करिएगा, एक क्वेश्चन नोट करें, एनसीईआरटी का है। The average depth of Indian Ocean is about, the average depth of Indian Ocean is about 3000 meter. Full stop. Calculate the fractional compression. Calculate the fractional compression delta V upon V. Calculate fractional compression delta V upon V of of water at the bottom of the ocean, of water at the bottom of the ocean, comma, given that the bulk modulus of water is, given that the bulk modulus of water is 2.2 into 10 की पावर 9, 2.2 into 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and density of water is 1 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी 1 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है। तो अब आप ये देखो कि अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं सॉलिड्स में लगा रहा था ये सॉलिड्स में हम ये फंडा लगा रहे थे और प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब अगर लिक्विड की बात करेंगे, तो लिक्विड में हमें ये बोला था एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज 3000 मीटर, तो यानी कि जो उसकी डेप्थ दे दी है, और डेप्थ जो प्रेशर है, प्रेशर कहाँ पड़ेगा, प्रेशर जिस पॉइंट पर वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी अपॉन वी क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि वो स्ट्रेन पूछ रहे हैं कि जो बेड ऑफ द ओशियन है, मतलब जो बिल्कुल सबसे नीचे वाला जो लेवल है ओशियन का, वहां पर कितना स्ट्रेन पड़ने वाला है। तो डेल्टा वी अपॉन वी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब जब मैं प्रेशर निकालूंगा, यानी कि स्ट्रेस निकाल रहा हूँ, इसका मतलब प्रेशर ही निकाल रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि नॉर्मल स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस का मतलब प्रेशर होता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, बॉटम ऑफ द ओशियन। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन।
तो ये एक तरह से P हो गया, किसके इक्वल, H रो G। ठीक, ये फॉर्मूला है, आपको याद होगा शायद 9th क्लास का, अगर याद हो HDG बोल देते थे उधर, जो डेंसिटी है डेंसिटी को रो बोल देते हैं। ठीक है, तो H कितना है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कितना दे रखा है, 3000 मीटर, 3000। डेंसिटी कितनी दे रखी है वाटर की, 1 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो दे रखा है क्या, 9.8 होता है वैसे, इसमें 10 दे रखा है। G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 10। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें कैसे करेंगे आगे। तो ये क्या हो गया, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि 1 2 3 और ये 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 प्लस 3, 3 जीरो इधर है तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, एक जीरो इधर है तो 10 की पावर 7, 3 इंटू 10 की पावर 7 बोल देंगे। इससे क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ ऐसा कुछ नहीं, ये कोई बात नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको सीधा सीधा यहाँ लिखें, 3 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, 3 जीरो यहाँ है तो 10 की पावर 3, ये भी 10 की पावर 3 बन जाएगा, 10 की पावर 3 इधर है, 10 की पावर 6 हो गया, और एक ये 10, 10 की पावर 7। उसके बाद देखिएगा, गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज इतना, तो अब हम ये करेंगे कि बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस बोल दो या तो P ये एक तरह से स्ट्रेस ही तो है, अपॉन स्ट्रेन यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी। अब डेल्टा वी अपॉन वी को इधर ले आओ और इसको के को इधर ले आओ, तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन के। पी कितना निकाला, 3 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन के कितना है, 2.2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। पॉइंट गया तो इधर एक 10 और आ गया, इस 10 को इधर ले आओ तो 30 अपॉन 22 इंटू 10 की पावर -2। भाई 9 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 7, और ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 7 माइनस 9 क्या हो गया, 10 की पावर -2। 22 से 30 को अगर डिवाइड करें तो 22 वन जा 22, 30 माइनस 22 कितना हो गया, 8। ठीक, फिर एक जीरो लगाया, 80 हो गया, तो 22 थ्री जा 66, 80 माइनस 66 कितना हो गया, 14। एक जीरो लगाइए तो 22 6 जा शायद बात बन जाएगी, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 और 1 132। ठीक, तो इतना बहुत है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बहुत है। तो ये मेरे पास हो गया 1.36 इंटू 10 की पावर -2। अब ये रेशो है, अब ये रेशो है, जैसे मान लीजिए हमसे ये कहा जाता है कि हमें अपनी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज जैसे मान लीजिए हमसे नंबर पूछे जाते हैं कि नंबर कितने हैं, तो हम ये बोलेंगे हमारे नंबर 10 में से 5 है या 10 में से 6 है। तो अगर 10 में से 6 हमारे नंबर आ गए तो उसको लिखेंगे कैसे, 6/10, 6/10 लिखते हैं। तो ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, तो नंबर से नंबर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी तरह से हम किसी के मास का रेशो निकालते हैं, तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, मास मास की जो यूनिट है उसकी यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी रेशो। तो यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन वी ये भी तो एक रेशो है। तो रेशो को मोस्टली ऐसा होता है कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं ना बल्क मॉडुलस में, तो ये रेशो आपको परसेंटेज में दे रखा होता है, कई बार ऐसा है परसेंटेज में दे रखा होता है, और कई बार ऐसा है कि इसमें भी आपसे एक्सपेक्ट करा जाए कि आप परसेंटेज में निकालें। वैसे आपने इतना निकाल दिया बहुत है, यूनिट कुछ नहीं होगी इसकी। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो क्या करते हैं, रेशो है ना, रेशो में 100 से मल्टीप्लाई। भाई अगर 10 में से 6 नंबर है तो लिखते कैसे हैं उसको, 6/10, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। तो क्या, किस चीज का टोटल, नहीं नहीं वो तो ठीक है, चलो ये डेल्टा वी अपॉन वी ये रेशो ही तो है,
ये रेशो ही तो है कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। ऊपर भी मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब। तो जैसे मार्क्स का रेशो होता है, तो ऊपर भी मार्क्स होते हैं और नीचे भी मार्क्स। भाई ऑब्टेन्ड मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स। तो ऊपर भी मार्क्स है, नीचे भी मार्क्स है, तो रेशो हो गया ना वो। इसी तरह से ऊपर भी मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब, तो ये भी रेशो हो गया। तो जब मार्क्स दे रखे होते हैं, उसका रेशो दे रखा होता है मार्क्स का, तो तब भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो परसेंटेज आ जाती है। वही काम यहाँ पर करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 10⁻⁻2 है, इसको नीचे ले जाओ, ये क्या हो जाएगा? 10⁻², मतलब 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से 100 कट गया, ये हो गया 1.36%। ठीक है ना? तो ये हमारे पास जो इन्होंने पूछा फ्रैक्शनल कंप्रेशन, तो फ्रैक्शनल कंप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी पूरी तरह से ठीक है। परसेंटेज में दे रखा हो तो ये भी पूरी तरह से ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, कनेश बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करें। A sphere contracts in volume by 0.01%. A sphere contracts in volume by 0.01%. When taken to the bottom of the sea 1 kilometer deep. When taken to the bottom of a sea 1 kilometer deep. Full stop. Find the bulk modulus of the material of the sphere. Find the bulk modulus of the material of the sphere. Bulk modulus of the material of the sphere. Full stop है. Density of sea water may be taken as density of sea water may be taken as 1 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. 1 into 10 to the power 3 kilogram per किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसके बाद आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास इन्होंने ये बोला है कि स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.01%। वॉल्यूम में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर भी दे रखा था, क्या था ये? फ्रैक्शनल कंप्रेशन था। फ्रैक्शनल कंप्रेशन कैसे निकला? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये जैसे हमने परसेंटेज में निकाला, परसेंटेज में ये वैल्यू दे रखी है, तो हम ये बोलेंगे कि इसमें जो जो वैल्यूज हमको गिवन है, गिवन क्या है? डेल्टा वी अपॉन वी दे रखा है कितना? 0.01%। अब याद करिए, जो डेल्टा वी अपॉन वी की जो वैल्यू आई थी, उसमें 100 को मल्टीप्लाई करा था तो परसेंटेज आ गया। वापस इसको रेशो की टर्म्स में लाना हो तो क्या करना होगा? 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करना होगा। तो आप क्या करिए, इसको 100 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 0.01 अपॉन 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर परसेंटेज का साइन मत लगाना, परसेंटेज खत्म हो गया। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, इतना तो क्लियर है ना?
ठीक है। Yes, sir. कोई भी Yes, sir. परसेंटेज अगर दे रखी होती है उसको नॉर्मल उसमें रेशो में कन्वर्ट करना होता है तो हम अपॉन 100 कर देते हैं तो परसेंटेज हट जाती है। ठीक, अच्छा when taken to the bottom of a sea 1 किलोमीटर deep तो एक समंदर है जिसकी गहराई 1 किलोमीटर है, तो हाइट बोल दो, h बोल दो, कितना हो गया 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर। डेंसिटी ऑफ सी वाटर में भी टेकन एज दिस, तो डेंसिटी कितना होता है 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जरूरी नहीं है वो आपको दें तो याद रखना यही होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। सी वाटर भी यही, नॉर्मल वाटर भी ये लिया जाता है अनटिल एंड अनलेस कुछ और ना दे रखा हो आपको। ठीक है, और जो जी है, जी की वैल्यू उन्होंने कुछ दी नहीं है, तो जी की वैल्यू देख लेता हूँ मैं क्या दिया है। हाँ, कुछ नहीं दिया है, तो जी की वैल्यू को हम सीधा सीधा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो प्रेशर निकाल लो। प्रेशर निकालने का मतलब क्या है कि मैं स्ट्रेस निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा एच रो जी, एच रो जी। एच कितना है 1000। ठीक है, रो 1 × 10⁻³ तो 10⁻³ ही लिख दो बस, और ये क्या है 9.8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9.8 × 10⁵ क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। 9.8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए जी, तो 9.8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा प्रेशर। ठीक, तो अब वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, बल्क मॉडुलस बताना है। तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। अभी प्रेशर कितना है 9.8 × 10⁵, और डेल्टा वी अपॉन वी कितना है 0.01 अपॉन 100। 0.01 अपॉन 100 होता क्या है, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ये न्यूमरेटर में आ जाता है। तो ये हो गया 9.8 × 10⁵ इंटू 10⁻², 100 मतलब 10⁻²। डिनोमिनेटर में क्या है 0.01, ये पॉइंट गया तो 10⁻² और आ गया ऊपर, तो ये हो गया 9.8 × 10⁹ इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई ऊपर तो प्रेशर दे रखा है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और नीचे रेशो है। ठीक, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही इसकी यूनिट होती है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, क्लियर तो है आप लोगों को, लेकिन आंसर गलत आ रहा है। 10⁻³ 9.8 × 10⁶ कैसे आया इनका? हाँ, गलत कर दिया ना, ये 10⁻³ और ये 10⁻³ है, तो 10⁻6 हो गया, तो इधर भी 10⁻6 और इधर भी 10⁻6, तो इसी वजह से आंसर 10⁻10 आ रहा है। ठीक है, सही कर दीजिए इसको। चलिए जी, एक और देखते हैं। इफ द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज, if the normal density of sea water is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मेरे को जो डेंसिटी दे रखी है इस बार किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ना देकर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। If the normal density of sea water is 1 gram per centimeter cube, comma, what will be its density at a depth of 3 kilometer, comma, what will be
its density at what will be its density at a depth of 3 kilometer. At a depth of 3 kilometer, comma, question mark है, given compressibility of water given compressibility of water is equal to 0.0005 पर एटमॉस्फेयर। अब ये यूनिट हमारे लिए बिल्कुल नई है, ये यूनिट हमारे लिए नहीं है, तो देखिएगा इसको किस तरह से करेंगे। इज इक्वल कॉमा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलिए दे रखा है इन्होंने इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10 to the power 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 to the power 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 to the power डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद आगे इन्होंने और भी वैल्यू दी है, G इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो देखिए, जैसे SI सिस्टम होता है ना, तो SI सिस्टम में तो हमारा जो G है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इन्होंने CGS सिस्टम में दे दिया ये। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर को भी जैसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, तो CGS सिस्टम में वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो सब कुछ ही हमको इन्होंने, सारा कुछ जो वैल्यू है वो सारी की सारी हमको CGS सिस्टम में दे रखी है, तो इसको SI में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप CGS में ही निकाल दीजिए सारा कुछ। ठीक है, तो अब जरा देखो क्या करेंगे। जैसे कंप्रेसिबिलिटी दी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कंप्रेसिबिलिटी दी है तो इससे हम K यानी कि बल्क मॉडुलस निकाल लेंगे। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। समझ रहे हो भाई, रुद्रांश क्लियर है? ये वाला जो चैप्टर है ना, इस वाले चैप्टर में ये न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, चैप्टर बहुत छोटा सा है, और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं छोटा सा है, जरा सा है, अपना यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस पढ़कर चले गए, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन पढ़ ली और चले गए, ये न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें पूछते ही टीचर न्यूमेरिकल है, क्योंकि डेरिवेशन इसमें है नहीं, सब्जेक्टिव का बता रहा हूँ, डेरिवेशन है नहीं, और डेफिनेशन क्यों पूछी जाएगी, इतनी आसान आसान डेफिनेशन है। तो इसमें बस यही चीज है जो पूछी जाती है। अगला चैप्टर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, उसमें डेरिवेशन पूछी जाती है, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह वहां पर है, टॉरिसेलीज थ्योरम वगैरह, बिल्कुल पूछेंगे जी। चलिए जी, तो अब आप K की वैल्यू निकालिए यहाँ पर। K यानी कि बल्क मॉडुलस, K होगा 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। सब कुछ ठीक रहा तो वापस आपके टाइम तक, जब तक आप लोग 12th में आएंगे, आपके टाइम तक फिर वापस वही पैटर्न हो जाएगा जो एक्चुअली में था, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। क्योंकि ये जो MCQ है ना, ये MCQ एक ऑप्शन निकाला गया था कि भाई क्या करा जा सकता है, बच्चों की पढ़ाई पर ना असर पड़े। लेकिन अब जैसे बच्चे, अब आप ये देख लीजिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी मैं आपकी कुछ दिनों से मैं एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, जो आपकी रेगुलर क्लासेस है बस वही ले रहा हूँ, क्योंकि आज 21 तारीख है, तो आने वाले आप 7-8 दिन और समझ लो, ठीक, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन मैक्सिमम। तो अभी मैं 10th और 12th वालों के साथ लगा हुआ हूँ, इनके MCQs हैं। इतने परेशान है बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो भी
उनके साथ भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर सही है तो 1 है, गलत है तो 0 है, एक भी मतलब उसमें स्टेप मार्किंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो वहां बच्चे इस वजह से परेशान हो रहे हैं कि कई बार ऐसा होता था कि भाई हमको पूरा क्वेश्चन सही आता है, हमने मामूली सी कुछ मिस्टेक कर दी। और एमसीक्यू बनाने वाले टीचर इतने स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा और गलती करके क्या गलत ऑप्शन वो टिक कर सकता है, वो गलत ऑप्शन भी दिया होता है वहां पर। तो वो जो चीज है वो बड़ी गड़बड़ है। और जो सब्जेक्टिव होता था, सब्जेक्टिव में जो परसेंटेज बनती थी बच्चों की, वो इसी वजह से बनती थी क्योंकि वहां पर आपने पूरा क्वेश्चन सही करा है, सिर्फ आंसर गलत है। तो टीचर को लगता था कि चलो आधा नंबर काट दो, बाकी आप अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4.5 तो दे दो, या चलो 4 दे दो। तो वो सारी चीजें स्टेप मार्किंग होती थी। यहाँ तो स्टेप्स का कुछ मतलब ही नहीं, वो सारे ऐसे दिए जाएंगे। इसी वजह से है तो बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या क्या झेलोगे आप लोग, ये सब कुछ आपने ही झेलना है। भाई 10th में बोर्ड आपके हुए नहीं, वो आपने झेला। 11th क्लास में, हाँ चलो जो भी है वो चीज बाद में पता चलती है। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये लगता था कि अगर मेरा बोर्ड का पेपर हुआ होता तो मेरी परसेंटेज और सुधरती। तो वो प्रॉब्लम आप लोगों ने झेली। उसके बाद में अब जैसे 11th में तो फर्स्ट टाइम एमसीक्यू, ये पैटर्न। अब इस एमसीक्यू में भी क्या क्या चीजें झेलनी पड़ रही हैं वो आपको मैं बताता हूँ, जो दिमाग में नहीं आई होंगी। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो एमसीक्यू सजेस्ट कर दिया सीबीएसई ने, लेकिन उसके बावजूद भी सब्जेक्टिव ले रहे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई ये टॉपिक कैसे करें, ये टॉपिक कैसे करें, भाई अपने हिसाब से कर ले, मेरे यहाँ तो एमसीक्यू आ रहा है। वो दूसरा परेशान है कि मेरे यहाँ सब्जेक्टिव आ रहा है। तो आप जो दोस्त जो 9th में 10th में जो आप लोगों को एक आदत पड़ी थी ग्रुप स्टडी की, वो खत्म हो गई। वो चीज है, वो प्रॉब्लम है। और उसके बाद में हम ये कहते हैं कि भाई अब जब हमको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही लेकर चलना पड़ेगा ना। भाई मेंस तो आप करेंगे, तो जो मेंस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें तो सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है एडवांस में। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपके साथ में ऐसा मिक्सचर तैयार हुआ है, ऐसा मिक्सचर हुआ है कि बस मैं तो ये चाहता हूँ कि अब जो ये कंट्रोल में आया है कोरोना, बस ये कंट्रोल में ही रहे। ये नहीं कहा जा सकता कि ये चला गया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप अमेरिका देख लीजिए और यूरोप के भी बहुत बड़े बड़े कंट्रीज देख लीजिए जो कि बहुत डेवलप्ड है, जहां तक हमें पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पता नहीं पहुंचेंगे भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो किसान बैठ जाते हैं तो वही नहीं पता चलता कि कब तक उठेंगे। अब वो वापस ले लिया है, अब वो वापस ले लिया तो कह रहे हैं अभी भी बैठे रहेंगे। तो और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की, तो वो प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं होती। और कुछ नहीं है तो प्रदूषण ही हो गया, स्कूल बंद हो गए। तो मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, पर वही है कि इन प्रॉब्लम्स में से भी कैसे भी करके हमको बेस्ट सॉल्यूशन पर पहुंचना है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि अब तक जो एमसीक्यू का करा गया, अब उसको जरा कुछ दिनों के लिए भूल जाइए। ठीक, कुछ दिन मतलब 1.5 साल के लिए। 12th के बाद आपको एमसीक्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तो सब्जेक्टिव भी लेकर चलना है। इसी वजह से जो इंडियन प्रोफेशनल्स जाते हैं ना बाहर, जो इंडियन प्रोफेशनल्स बाहर जाते हैं वो बेस्ट वर्कर्स होते हैं, सबसे बढ़िया काम वही करते हैं। क्योंकि इंडियंस इतनी सारी चीजें झेल कर आए होते हैं ना, फिर उनको सारी चीजों, कोई प्रेशर प्रेशर लगता ही नहीं उनको। समझ रहे हैं? प्रेशर मतलब स्ट्रेस। ठीक, फोर्स अपॉन एरिया। चलो जी, देखिए 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी तो 1/0.005, 0.005। अब पॉइंट गया तो ऊपर क्या आ गया, 1 2 3, 5 2 सा, और ये हो गया 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, तो इसको इसके बराबर कर दीजिए 200 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 2 इंटू 10⁸ कर दो। उसके बाद देखिए जी की वैल्यू भी है हमारे पास। और नॉर्मल डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दिमाग में ही आता है कि अरे ये जो चीज है इसका कुछ रिलेशन तो नहीं है इसके साथ में, कुछ नहीं। आपको डेंसिटी एट अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर बस ये निकालना है। एच आपके पास है कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, और आपको रो कैलकुलेट करना है, और जी जो है, जी की वैल्यू भी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा जैसे के है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू पी अपॉन
डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन वी। अब के की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2 × 10⁸, ठीक। इफ द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। तो h है हमारे पास, g है, और कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए डेल्टा वी अपॉन वी है, रेशो है, तो मुझे डेल्टा वी अपॉन वी में से कोई भी चीज नहीं पता, चलो इसको कैसे करेंगे, ये छोड़ो एक मिनट, पहले प्रेशर निकालते हैं। तो प्रेशर आप क्या करिए, आप शुरुआत में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेकर चलो, पहले इसके हिसाब से एक बार प्रेशर निकाल लो नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से। तो हम ये कहेंगे प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर एट नॉर्मल डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये जो प्रेशर है ये है एच रो जी। एच कितना है 3000, रो कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक मिनट, 3000 नहीं लेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3000 तो मीटर हो गया, तो सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 जीरो और लग गए, समझ गए, ठीक है। यहाँ मैं छोटा सा लिख भी देता हूँ, सेंटीमीटर में करने के लिए कराएंगे। अच्छा रो कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सिर्फ 1, और जी कितना है 980, ठीक है। इसको क्या करिए, ये हो गया 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, और 2 29, 294, सिर्फ 3 × 98 करा, और ये कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, तो 294 × 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहले नॉर्मल केस में हमने प्रेशर निकाल लिया, और ये निकालने के बाद में, ये निकालने के बाद में फिर आप एक बार डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे, ये मानते हुए कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो डेंसिटी निकाली जाती है, तो वो कैसे निकाली जाती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप ये कहिएगा कि if V is equal to 1 centimeter cube, then K is equal to P upon delta V upon V। K निकाला 2 × 10⁸, P निकाला 294, 294 × 10⁶, डेल्टा V, और V कितना है 1, ठीक है। अब डेल्टा V अपॉन 1 यानी कि डेल्टा V को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, डेल्टा V इज इक्वल टू 294 × 10⁶ अपॉन 2 × 10⁸, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, तो डेल्टा V हो गया 147 × 10⁻², क्या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आया 147 × 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आप ये कहें
therefore volume of 1 gram of water at a depth of 3 kilometer at a depth of 3 किलोमीटर। अब समझिएगा क्या चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो हमने वॉल्यूम को 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, हमने डेंसिटी को देखा था। तो डेंसिटी कितनी थी, डेंसिटी थी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो 1 ग्राम क्या हो गया, मास, और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गई, इसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो फिर से मैं 1 ग्राम ऑफ वाटर वॉल्यूम निकाल रहा हूँ एट अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। तो क्योंकि चेंज जो है डेल्टा वी इतना हुआ है, जब डेल्टा वी इतना हुआ मतलब वॉल्यूम में चेंज क्या हो गया, जब मैं 3 किलोमीटर नीचे पहुंचा तो वॉल्यूम में चेंज इतना हो गया। तो इसका मतलब अब एक्चुअल में वॉल्यूम कितनी हो गई, अब वॉल्यूम जो अब नई जो वॉल्यूम आई है वो कितनी हो गई, वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस डेल्टा वी। ये चेंज हुआ, और ये चेंज क्यों हो रहा है, वी माइनस डेल्टा वी ही क्यों ले रहे हैं, वी माइनस डेल्टा वी इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि प्रेशर नीचे की तरफ पड़ेगा, तो वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेस होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक, क्योंकि वो एट अ डेप्थ बोल रहे हैं, तो एट अ डेप्थ पानी का प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ पड़ेगा, जब नीचे की तरफ पड़ेगा तो थोड़ा बहुत कंप्रेशन होगा। ठीक, समझ गए। इसका मतलब अब आप ये देखिएगा कि नया जो वॉल्यूम है वी डैश वो कितना आ जाएगा, v माइनस डेल्टा वी। तो ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना आ गया 10 की पावर -2 का मतलब क्या है, ये हमारा 10 की पावर -2 नीचे आकर 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो 1.47 हो गया, 1 माइनस 1.47। ठीक है, तो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, नहीं एक मिनट, इनका तो कुछ और आ रहा है, इनका 1.47 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है, मैंने कोई वैल्यू गलत ली है क्या, 294 इंटू 10 की पावर 6 यही है, प्रेशर यही है, और डेल्टा वी 294 इंटू 10 की पावर 6, ये 2 इंटू 10 की पावर 10 कैसे आया, कंप्रेसिबिलिटी 2 इंटू 10 की पावर, देखना भाई कुछ गड़बड़ हुई है, ओह यार ये जरा जरा सी चीजें जो है ना, ये 0.0005 था, और मैंने 000 भी नहीं, 4 बार 05, मैंने ये गलत लिख दिया, इसको ठीक कर दीजिए, 0.1 2 3 4, हाँ कर रहा हूँ अभी, इसको ठीक कर दो, 0.00005, तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये कट गया, तो ये 2 जीरो और आ गए, इधर 2 जीरो और आ गए, तो 2 जीरो और आने का मतलब ये है, इसके आगे 2 जीरो इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, अब ये टोटल 10 की पावर 10 हो गया, ये गड़बड़ हुई है, इसको ठीक कर लीजिए भाई सभी, यहाँ पर भी फिर 2 वैल्यू बढ़ जाएंगी, 10 की पावर 8 हो जाएगा, और इधर भी 10 की पावर 8 हो जाएगा, नहीं यहाँ तो वही रहेगा 10 की पावर 6, बता रहा हूँ ये भी सही था, 10 की पावर 6 था ना ये हमारा, हाँ ये तो सही रहेगा, जहां पर k है वहां पर चेंज करना है, 2 इंटू 10 की पावर 10, 2 इंटू 10 की पावर 10 ये हो गया, तो ये 10 की पावर -4 हो गया। ठीक है, 147 इंटू 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा बेटा फिर 147 अपॉन 10 की पावर 4, तो 1 माइनस 0.0147, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 7 हो गया 3, 9 माइनस 4 हो गया 5, 9 माइनस 1 हो गया 8,
और 9 0.9853 0.9853। तो नया वॉल्यूम ये आ गया, कंप्रेस होने के बाद नया वॉल्यूम ये आ गया। तो जब नया वॉल्यूम ये आ गया तो नई डेंसिटी क्या होगी भाई, मास तो वही रहा 1 ग्राम, वॉल्यूम अब ये हो गया, तो न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.9853 0.98 लिख लो, 0.98 1 अपॉन 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये है। और जब इसको डिवाइड करा तो रिजल्ट आया, सीधा लिख रहा हूं 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर क्या आएगा जरूर, इसमें क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें बस ये चीज का ध्यान रखना, वो आपको एक डेंसिटी आपको दे रखी है और आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब कंप्रेशन हो रहा है तो पानी जब दब रहा है, आप खुद सोच लीजिए कि किसी चीज को हमने फैला के रखा हुआ है तो उसकी डेंसिटी कम है, किसी चीज को नजदीक नजदीक कर दिया तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई। बेडशीट है, चादर पूरी फैली हुई है तो उसकी डेंसिटी बहुत कम है, आपने उसको अलग अलग करके फोल्ड करते चले गए तो वो धीरे धीरे वो मोटी हो गई, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई, वो घनी हो गई। तो ओरिजिनली 1 था, लेकिन जब कंप्रेस हुआ तो कंप्रेस होने के बाद उसकी डेंसिटी बढ़ गई, 1.02 हो गई। ठीक है, समझ गए। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इनको, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में, इंडियन ओशियन वाला मिल सकता है या ये ओशियन वाला, ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक, चलिए जी फिर अगली क्लास आपकी देते हैं। कल शाम को वही 5:30 बजे, ठीक है।